डियर स्टूडेंट, लिट लर्न बाय दिलशाद में आज आपका पुनः नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। अगर आप बीए पार्ट 2 के और सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में आपको एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी बात की जाएगी। आपको किन किन प्रश्नों पर किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं इस पे बात की जाएगी। तो सबसे पहले आप इसमें जानते हैं, देख लीजिए, ये जो आपका सिलेबस है इंग्लिश ईयर सेकेंड है, सेमेस्टर 4 है, कोर्स टाइटल है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। ये इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन प्रैक्टिस का ये पेपर है। और इस पेपर में एक्सपेक्टेड जो लॉन्ग क्वेश्चन, देखिए शॉर्ट क्वेश्चन तो इसी में से जो आगे वीडियोज जो आगे टॉपिक्स आएंगे उसी में से आपको शॉर्ट वीडियो के आंसर मिल जाएंगे। अगर आप उसको शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे यदि आप आराम से उसको अध्ययन करते हैं, आराम से आप सुनते हैं, पूरे वीडियो को अंत तक बने रहते हैं तो सारे शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर उसमें मिल जाएंगे। प्रश्न उठता है लॉन्ग क्वेश्चन का, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन 15 नंबर के होते हैं और ये 15 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस 15 नंबर को अगर आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो 1-2 नंबर से आपका काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि 1-1, 2-2 नंबर के 10 नंबर के मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, फिर 2-2 नंबर के 4 जो क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली जो है आपको 5 नंबर के और 15 नंबर के जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन जो है यही है और इसी को आपको समझना होगा। इसमें जो क्वेश्चन से आपसे एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है ये उम्मीद की जा रही है कि कमिंग एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, आने वाले परीक्षा में आपको इन प्रश्नों पर उत्तर देने होंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है डिस्कस द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द सावित्री इन मोहन राकेश आधे अधूरे। ये जो क्वेश्चन है ये यूनिट 6 का क्वेश्चन है और ये जो चैप्टर है आधे अधूरे है, ये मोहन राकेश की एक लिखा हुआ हाफ वे हाउस है, उसी का जो ये ड्रामा है और इसी ड्रामे की पर ये क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया है। तो डिस्कस द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द सावित्री इन मोहन राकेश आधे अधूरे, मोहन राकेश के लिखे हुए ड्रामा आधे अधूरे पर में जो है आपको सावित्री का कैरेक्टराइजेशन करना है। Discuss the theme of the family disintegration in the मोहन राकेश आधे अधूरे। डिसइंटीग्रेशन पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी इसका भी वर्णन आगे आएगा। फिर उसके बाद एग्जामिन द रोल ऑफ द चिल्ड्रेन इन द आधे अधूरे एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द नैरेटिव। इस पे जो बच्चों, ये तो तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चिल्ड्रन बच्चों का क्या है, आधे अधूरे ड्रामा में, आधे अधूरे प्ले में बच्चों का क्या रोल है, उस पे आपसे प्रश्न, ये प्रश्न होगा और इसका भी आंसर आपको मिलेगा। फिर एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ द सावित्री इन मोहन राकेश आधे अधूरे। कैरेक्टर स्केच, आप सावित्री का कैरेक्टर स्केच करना है आधे अधूरे में। और फिर उसके बाद एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल आधे अधूरे। आधे अधूरे हाफ वे का जो है आपको सिग्निफिकेंस बताना है टाइटल का। तो ये भी प्रश्न है, ये सारे एक्सपेक्टेड प्रश्न है और सारे लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन है, इसमें आपको लॉन्ग आंसर भी मिलेंगे। सबसे पहले हम ड्रामा के बारे में जानते हैं कि ड्रामा मोहन राकेश का आधे अधूरे हाफ वे है। इस जो है यूनिट में आपको 2 प्लेस पढ़ने हैं। नंबर 1 है मोहन राकेश का आधे अधूरे, जिसका हम जा रहे हैं अध्ययन करने के लिए, और दूसरा है विजय तेंदुलकर का कन्यादान, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम उसको जानेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए मोहन राकेश का इंट्रोडक्शन जान लीजिए कि हु इज मोहन राकेश, क्योंकि आपको मोहन राकेश के बारे में भी लिखने को आएगा तो ये आपको जानना होगा। तो सबसे पहले हम एक एक करके इसको जानते हैं कि मोहन राकेश कौन थे, थोड़ा थोड़ा करके इसको जानते हैं कि पूरा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि मोहन राकेश 1925 to 1972 was one of the most influential figure of the modern हिंदी ड्रामा एंड फिक्शन। जो है मोहन राकेश जो थे 1925 से लेकर के 1972 तक एक बहुत ही मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला एक चरित्र थे, एक जो है एक कैरेक्टर थे ऑफ मॉडर्न हिंदी ड्रामा एंड फिक्शन। हिंदी ड्रामा के बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं ये जो टॉपिक है, ये जो आपका चैप्टर है, पेपर है, ये इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन है। तो ये हिंदी का ड्रामा है और इसी पर इस पर वर्णन किया गया है। तो हिंदी में ये लिखा गया था, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, उसी की बात हो रही है। ही वॉज बॉर्न इन अमृतसर, वो अमृतसर पंजाब में पैदा हुए थे, एंड एक्सपीरियंस troubled childhood marred by the emotional insecurity and family instability। इनको जो है ये बचपन जो इनका पंजाब में गुजरा था और चूंकि 1925 में ये पैदा हुए थे तो इनका बचपन जो था
बहुत ही जो है ट्रबल में गुजरा था। चाइल्डहुड जो था मार्क्ड बाय द इमोशनल इनसिक्योरिटी, उसमें जो है बहुत ही इनसिक्योरिटी थी, असुरक्षा की भावना थी। एंड द फैमिली इनस्टेबिलिटी, और फैमिली की इनस्टेबिलिटी थी, अर्थात उसका अस्थायित्व नहीं था, क्योंकि उस वक्त स्वतंत्रता संग्राम जो चल रहा था और किसी को अपने दृढ़ता के बारे में कोई पता नहीं था। तो यही इनस्टेबिलिटी थी, अदृढ़ता की बात थी। These early experience deeply shaped his literary outlook, और यही जो बचपन का जो शुरू का उनका एक्सपीरियंस था, यही आकार ले लेता है उनके लिटरेचर में दिखाई पड़ता है। स्पेशली हिज इंटरेस्ट इन द फ्रैक्चर्ड रिलेशनशिप एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले इसमें स्पेशली जो हिज इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट है इन फ्रैक्चर्ड। फ्रैक्चर के माने ही आप जानते हैं कि टूटना फूटना, तो फ्रैक्चर्ड रिलेशनशिप जो रिश्तों में तोड़ फोड़ हो रहा था। देखिए, जब भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपके गहरे रिश्तों पर असर पड़ता है, आपकी फ्रेंडशिप पर असर पड़ता है। तो ये उसमें ये बात की थी, यही बात इसमें की गई है कि सबसे पहला जो था वो रिश्तों का टूटना फूटना उसमें दिखाया गया था। और जो क्या कह रहे हैं, फ्रैक्चर रिलेशनशिप एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट, और जो मतलब कि सामने से तो सब लोग दुश्मन भाई दोस्त थे, लेकिन अंदर जो था ना एक जंग चल रही थी। आप पता नहीं कभी हमारे साथ बेवफाई कर जाए, कभी हम हमारे खिलाफ कुछ कर जाए। और हालांकि जो सोचता था ये, लेकिन वो सामने वाला करेगा कि नहीं करेगा, वो उसके मन में हो सकता है ऐसा रहा कि नहीं भाई ये मेरा दोस्त है, मैं इसके साथ वफादारी से साथ रहूंगा। और आप भी सोचते हैं कि ये मेरा दोस्त है, मैं इसके साथ वफादारी नहीं करूंगा, लेकिन वो आपके बारे में उल्टा सोचता है, आप उसके बारे में उल्टा सोचते हैं। तो ये चीज आती है। तो इसी को ये कह रहा है कि इनर कॉन्फ्लिक्ट था। ही बिलोंग्स टू द पोस्ट इंडिपेंडेंट एंड नई कहानी न्यू स्टोरी मूवमेंट इन हिंदी लिटरेचर। वो पोस्ट इंडिपेंडेंस से संबंधित है, संबंध रखते हैं, और जो नई कहानी न्यू स्टोरी मूवमेंट में वो शामिल थे इन हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर में जो नई कहानी नाम से जो एक सिस्टम चला था, उसी को ये लोग फॉलो करने वाले थे मोहन राकेश। आगे बढ़ते हैं। मोहन राकेश इज बेस्ट नोन फॉर ब्रिंगिंग साइकोलॉजिकल रियलिज्म। मोहन राकेश को जो है ना साइकोलॉजिकल रियलिज्म के लिए लाने के लिए इन्हें सबसे इंपॉर्टेंट समझा जाता है। और क्या कर रहे हैं, एंड मिडिल क्लास एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। और उस वक्त मिडिल क्लास का जो वजूद था, जो अस्तित्व था, अस्तित्व संपत्ति था, जो क्राइसिस था, जो संकट था, उसके बारे में बताया जा रहा है टू इंडियन ड्रामा। वो क्या कर रहे हैं कि साइकोलॉजिकल रियलिज्म एंड मिडिल क्लास एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, जो संकट था उनके अस्तित्व का, अस्तित्व संबंधी जो संकट था, उसी को अपने ड्रामे में लाते हैं। हिज वर्क फोकस ऑन थीम्स सच एज एलाइनेशन, मैरिटल डिस्कॉर्ड और इमोशनल एम्प्टीनेस, फेल्ड कम्युनिकेशन एंड द सर्च फॉर आइडेंटिटी। देखिए, उनके जो ड्रामा में कई चीजें आती हैं। सबसे पहले जो आता है जो उनका जो वर्क है उसमें है थीम सच एज एलाइनेशन। एलाइनेशन अलगाव का होता है। मैरिटल डिस्कोर्स आता है। मैरिटल डिस्कॉर्ड के माने होता है कलह, जो शादी के बाद जो है पति पत्नी में कलह होता है, उसकी बात होती है। इमोशनल एम्प्टीनेस, भाव जो इमोशनल जो था, भावुकता की जो कमी थी, उसकी बात करते हैं। और फेल्ड कम्युनिकेशन, और बातचीत की जो कम्युनिकेशन की जो गैप था, उसकी बात करते हैं। एंड सर्च फॉर आइडेंटिटी, और अपनी पहचान के बारे में, अपनी पहचान लोग तलाश करते हैं, उसके बारे में है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, अनलाइक ट्रेडिशनल आइडियलिस्टिक पोर्ट्रायल्स, ही प्रेजेंट लाइफ एज इट इज फ्रैगमेंटेड, अनरिजॉल्व्ड एंड ऑफन पेनफुल। देखिए, अनलाइक ट्रेडिशनल, अगर हम बात करते हैं अनलाइक ट्रेडिशनल, जैसे ट्रेडिशनल चीजें होती हैं उससे हट करके आइडियलिस्ट पोर्ट्रायल्स, इसमें जो है वो एक आदर्शवाद को पोर्ट्रायल्स करते हैं, अर्थात प्रदर्शित करते हैं। ही प्रेजेंट्स, वो क्या करते हैं, ही प्रेजेंट लाइफ एज इट इज फ्रैगमेंट। वो लाइफ को जो है ना खंडित की तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि जीवन एक खंडित पार्ट बन गया है, अर्थात जीवन में सुकून नहीं है, जीवन कई हिस्सों में बट गया है, जीवन कई
क्षेत्रों में बढ़ गया है और अनरिजॉल्व, और इसमें क्या कहते हैं अनरिजॉल्व, और वो क्या कहते हैं कि और जो है रिजॉल्व के माने सुलझना, और रिजॉल्व अन माने नॉट, न सुलझा हुआ, और जीवन जो खंडित है और अनसुलझा हुआ है। जीवन में बहुत ही पेचीदगियां हैं, बहुत से जो है इसमें अप्स एंड डाउन्स हैं, उसी के बारे में वो बात करते हैं। एंड ऑफन पेनफुल, और बताते हैं कि प्रायः जो है ये जीवन दर्द से भरा हुआ होता है। उसी की ये कहानी उसमें अपनी कहानी में ये प्रस्तुत करते हैं। हिज मेजर वर्क इंक्लूड द प्लेज आधे अधूरे, उनके जो मेजर वर्क्स हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, उसमें आधे अधूरे है, और जो है अषाढ़ का एक दिन उसमें है। एंड लहरों के राजहंस, ये जो है लहरों के राजहंस, ये जो एक कहानी है, ये बहुत उनके मशहूर हुए हैं। एज वेल एज नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरीज लाइक अधेरे बंद कमरे, एक उनकी जो है शॉर्ट स्टोरी है अधेरे बंद कमरे, वो भी बहुत मशहूर हुई थी। मोहन राकेश रिवोल्यूशनाइज्ड मॉडर्न हिंदी थिएटर बाय द मेकिंग इट इंट्रोस्पेक्टिव एंड सोशल रिलेवेंट। इसमें जो है इन्होंने क्या किया था कि हिंदी थिएटर का जो एक रिवोल्यूशन, मोहन राकेश जो थे, इतनी जो उनके जो प्लेस थे या उनकी जो नॉवेल थी वो तो थे, लेकिन स्पेशली जो प्लेस थे उसमें जो है इन्होंने एक क्रांति ला दी थी मॉडर्न हिंदी थिएटर में उन्होंने ला दी थी। और इसको जो है ना इसको जो है इंट्रोस्पेक्टिव किया था, अर्थात उसको जो एक अलग तरीके से उसका परीक्षण किया था। उसके अंदर जो जिसमें एक ऐसा प्ले लाए थे जिसमें इंट्रोस्पेक्टिव यानी कि आत्म परीक्षण, ऐसा प्ले है जिसमें लोगों को आत्म परीक्षण करने का एक दिया जाता था, एक सेशन दिया जाता था कि भाई आप अपना आत्म परीक्षण कीजिए कि व्हाट टाइप्स ऑफ मैन आर यू, तो ये आता था। एंड सोशल रिलेवेंट, और इसमें जो है सामाजिक जो रिलेवेंट था, प्रासंगिकता थी, उस सुसंगति थी, उसके बारे में बात की जाती है। चलिए इसमें आगे बात कर लेते हैं। देखिए एक बात को जानेगा कि ये जो पार्ट था, आप जो है मोहन राकेश के बारे में क्वेश्चन आता है तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्क आधे अधूरे हाफे। थोड़ा सा आप आधे अधूरे का इंट्रोडक्शन देख लीजिए कि आधे अधूरे का इंट्रोडक्शन क्या है, किस तरीके से ये आया था, क्या इसका सिस्टम था, इस पे भी आपसे क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन को भी आप अध्ययन में रखिएगा। आधे अधूरे इज अ मोहन राकेश मोस्ट सेलिब्रेटेड प्ले। कहते हैं कि आधे अधूरे मोहन राकेश का सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड और सबसे ज्यादा जाना जाने वाला प्ले है। एंड अ लैंडमार्क, और ये एक पहचान चिन्ह है, ये एक सीमा है। एंड इन मॉडर्न इंडियन ड्रामा का ये एक लैंडमार्क है, ये एक सीमा है, एक ये पहचान है, ये एक निशान है। The play portrays the emotional fragmentation of the middle class family living in post-independence urban India। ये क्या कहता है कि the play portrays, एक ये जो प्ले जो है ना वो चित्रण करता है, वो क्या चित्रण करता है, जो the play जो चित्रण करता है वो क्या चित्रण करता है, इमोशनल फ्रैगमेंट, विखंडन, एक जो है भावुकता के आधार पर एक परिवार का विखंडन हो जाता है, किसमें, इन मॉडर्न इंडियन ड्रामा में जो छूट गया था, इंडिपेंडेंट फ्रैगमेंट। द प्ले पोर्ट्रेज द इमोशनल फ्रैगमेंट ऑफ a middle class family living in a post independent urban area। द प्ले पोर्ट्रेज द इमोशनल फ्रैगमेंट, प्ले जो है ना एक इमोशनल फ्रैगमेंट के बारे में बात करता है ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली का। और क्या चीज है, लिविंग इन, जो रह रहे हैं, लिविंग इन पोस्ट इंडिपेंडेंस अर्बन एरिया, जो इंडिया, एरिया नहीं, इंडिया, जो रहते हैं, इंडिया जब भारत स्वतंत्र हो चुका है उसी में देहात में रहने वाली एक फैमिली के बारे में वो बात करते हैं। द टाइटल इज सेल्फ सजेस्ट इनकम्प्लीटनेस हाफ फुलफिल्ड लाइफ। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं बता दूं आपको कि टाइटल पर भी आपसे प्रश्न होते हैं, तो ये ध्यान दीजिए कि क्यों इसमें पूछा जाता है हाफ फुलफिल्ड लाइफ। वो इसमें जो है इनकम्प्लीटनेस हाफ फुलफिल्ड लाइफ कि वो सजेस्ट करते हैं अपूर्णता और जीवन के जो है हाफ फुलफिल्ड लाइफ, जो जीवन जो है ना आधी अधूरी जिंदगी में जो है
कामयाबी मिलती है, अर्थात जो चाहता है उसके कुछ पार्ट ही उसको मिल पाते हैं। तो वो उसी की बात कर रहे हैं कि एक ऐसी फैमिली बात हो रही है कि उसमें कुछ ही जो है चीज़ों का वो लोग अपने जो जीवन है स्वतंत्रता के बाद देहात के लोगों का जो जीवन है उनकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। सीधी सी बात इसमें ये है। आगे देखिए इसमें क्या करते हैं कि इसमें वो कहते हैं हाफ फुलफिल ब्रोकन रिलेशनशिप एंड अनरिजॉल्व डिजायर। और इसमें दूसरी जो बात आती है ब्रोकन, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा कि ब्रोकन रिलेशनशिप, जब मनुष्य की जब आदमी की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो उसमें वो रिलेशनशिप में भी वो गर्मी नहीं रह जाती है। और फिर उसके बाद जो है उनकी कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो अनरिजॉल्व होती हैं, न सुलझी हुई होती, सुलझ ही नहीं पाती हैं। उनकी जो इच्छाएं होती हैं वो कभी पूर्ण नहीं हो पाती हैं। आगे देखिए इसमें क्या कहता है, कहते हैं द स्टोरी रिवॉल्व्स, स्टोरी रिवॉल्व है अराउंड सावित्री। एक सावित्री जो कैरेक्टर है उसी के इर्द गिर्द घूमती है। डिससेटिस्फाइड मिडिल एज्ड वुमन, जो डिससेटिस्फाइड है अर्थात जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, अपने जीवन से वो संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट मिडिल एज्ड वुमन है। यानी कि उसकी भी कुछ इच्छाएं थी, उसकी भी कुछ महत्वाकांक्षाएं थी और वो महत्वाकांक्षाएं या उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो वो क्या है, डिससेटिस्फाइड है, असंतुष्ट है और वो अधेड़ उम्र की औरत है। क्या होती है फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ट्रैप्ड इन लवलेस मैरिज विद महेंद्र नाथ। वो एक महेंद्र नाथ नाम के आदमी से लवलेस मैरिज, यानी कि ऐसी शादी होती है जिसमें प्रेम की कमी होती है, केवल एक जो है सामाजिक शादी होती है, हाँ शादी होगी भाई चलो ठीक है तुम पत्नी होगी, उनके अंदर एक दूसरे से प्यार नहीं है। विद महेंद्र नाथ एंड अनएम्प्लॉयड एंड वीक विल्ड मैन। और एक दूसरी बात है कि वो अनएम्प्लॉयड है, उसके पास काम नहीं है। और दूसरी चीज है कि उसकी विल जो है ना, उसकी जो कल्पना संकल्पना है वो उसकी संकल्पना बहुत ही कमजोर है। विल जो है उसकी संकल्पना है वो बहुत ही कमजोर है। ईच कैरेक्टर इन द फैमिली सीक फुलफिलमेंट, और उस कैरेक्टर में, उस फैमिली में जितने कैरेक्टर्स हैं वो सीक्स फुलफिलमेंट, वो सारे लोग जो है वो क्या करते हैं कि फुलफिलमेंट, अपने को पूर्ण करना चाहते हैं आउटसाइड। अर्थात जितने लोग हैं जिनकी इच्छाएं घर में पूरी नहीं होती हैं वो सब आउटसाइड बाहर से अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। द फैमिली स्ट्रक्चर, आगे देखिए क्या कहता है, द फैमिली स्ट्रक्चर इट रिमेन्स इमोशनली अनफुलफिल्ड, और फिर भी इमोशनली वो अनफुलफिल्ड रहते हैं। जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं वो अपनी इच्छाएं बाहर पूरी करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। सबसे बड़ी चीज यही होती है कि हम लोग कुछ ऐसी इच्छाएं पाल लेते हैं जो संभव नहीं है, और कभी इसी यही सेल्फ जो है रियलाइजेशन आपको करना होता है कि हम सेल्फ रियलाइजेशन करें कि क्या हम कैसे हैं, हमारी स्थिति क्या है, क्या हम इन चीजों के पाने के इच्छुक हैं, और जो हमने एक्सपेक्टेशन किया है क्या उसमें क्या अच्छाई होगी, है ना। तो ये बहुत सी चीजें होती हैं। आदमी को जीवन में हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो चीज, जिस चीज की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं क्या वो हर स्तर से हमारे लिए अच्छा होगा। हर स्तर से आपका अच्छा नहीं हो सकता है। तो आप जिस स्तर पर आए हुए हैं उस स्तर पर आप जो है सेटिस्फाइड हो जाइए और आप वहीं पे सारी इच्छाएं आपकी फुलफिल हो जाएंगी। जब आप उस स्तर पे सेटिस्फाइड हो जाएंगे और उस आदमी में या उस महिला में, उस पत्नी में, उस पति में आप अपनी इच्छाओं को, अच्छाइयों को जो है उसको अपनी अच्छाइयां एक्सप्रेस कीजिए और उनकी अच्छाइयों को अपने अंदर संग्रहित कीजिए, वहीं पे आपकी सारी इच्छाएं हो जाएंगी। तो बाहर अगर आप चाहते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता है। कुछ थोड़ी देर के लिए तो आपको लगेगा कि नहीं हो गया है, लेकिन
वो सारी चीजें नहीं मिलेंगी जो आप इमोशनली जो है चाहते हैं पूरा करना, वो कभी नहीं मिलेगी। इसमें कई वीडियोस में मैं बात कर चुका हूं, क्योंकि इसी तरीके के सारे वीडियोस आ रहे हैं, सारे रूल्स हैं। आगे देखिए क्या था, द प्ले इज रियलिस्टिक इन स्ट्रक्चर एंड डायलॉग। प्ले जो है बहुत ही रियलिस्टिक है, किसमें, स्ट्रक्चर में, उसके ढांचे में और डायलॉग में, रिफ्लेक्टिंग एवरीडे डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट। और ये जो शो करता है ना, वो प्रतिदिन की जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है, वो उसी को शो करता है। जो प्रतिदिन आदमी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आता है, संघर्ष आता है, वही इसमें शो किया जाता है। मोहन राकेश एक्सपोजेस द हॉलोनेस ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक द मैरिज एंड फैमिली विदाउट ऑफरिंग आइडियल सोल्यूशन। ये क्या कर रहे हैं कि मोहन राकेश जो है ना, सोशल इंस्टीट्यूशन, जो सामाजिक इंस्टीट्यूशन है, जो सामाजिक संस्थान है, वो उसी को शो करते हैं। हॉलोनेस, खोखलापन ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन। ये जो सामाजिक इंस्टीट्यूशन है, जिसमें वो बेसिकली कहते हैं लाइक द मैरिज। ये मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, वो क्या कर रहे हैं, ये एक इंस्टीट्यूशन के रूप में इसको शो कर रहे हैं, एक संस्थान के रूप में शो कर रहे हैं शादी को। और फैमिली विदाउट ऑफरिंग आइडियल सोल्यूशन, और फैमिली एक जो संस्था है, उस फैमिली में भी जो है जो आइडियल सोल्यूशन नहीं होता है, किसी के सामने आइडियल सोल्यूशन नहीं रखा जाता है, उसका भी ये वर्णन कर रहे हैं। कि देखिए फैमिली में जो होता है, हमेशा अगर आपके साथ प्रॉब्लम हो, कोई फैमिली का कोई भी मेंबर हो, चाहे बच्चे हों, चाहे लड़कियां हों, चाहे लड़के हों, कोई भी हो, वो अपना एक सोल्यूशन, एक आदर्श सोल्यूशन चाहते हैं। तो आदर्श सोल्यूशन के लिए फैमिली के लोग ही उसे सेट करेंगे। तो उसको ये कह रहे हैं कि इसमें जो है, उसी को ये कह रहे हैं कि ये चीजें इसमें नहीं मिलती हैं मॉडर्न सोसाइटी में। और ये क्या कह रहा है, सॉरी, आइडियल सोल्यूशन। आधे अधूरे इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल फ्लो बट अबाउट सिस्टेमिक इमोशनल ब्रेकडाउन इन मॉडर्न सोसाइटी। ये जो है वो इसमें जो शो कर रहे हैं ना, कि ये जो आधे अधूरे है, ये इंडिविजुअल फ्लोर नहीं है, ये व्यक्तिगत फ्लोर नहीं है, बल्कि बट क्या है, अबाउट सिस्टेमिक, ये जो सिस्टम का फ्लोरनेस है, इमोशनल ब्रेकडाउन है। और जो मॉडर्न सोसाइटी का, जो मॉडर्न सोसाइटी में इमोशनल ब्रेकडाउन है, इमोशनल भावुकता की जो तोड़फोड़ है, भावुकता, कोई किसी की भावनाओं से को समझता ही नहीं है, और इससे उनकी भावनाएं जो है टूट जाती हैं, उनकी भावनाएं प्रभावित हो जाती हैं, उसी के बारे में ये बात कही गई है। अगर हम थीम ऑफ आधे अधूरे की बात करते हैं, तो छोटी सी थीम मैं दिया हूं, क्योंकि बाकी बातें इंट्रोडक्शन में मैंने दे दिया था। द सेंट्रल थीम ऑफ आधे अधूरे इज एग्जिस्टेंशियल डिससैटिस्फैक्शन। ये जो है डिससैटिस्फैक्शन इन मिडिल क्लास लाइफ। आधे अधूरे की जो थीम है ना, वो सबसे पहले जो इसमें आती है, वो ये है कि एग्जिस्टेंशियल डिससैटिस्फैक्शन है, कि जो इसका अस्तित्व है वो डिससैटिस्फाइड है इन मिडिल क्लास लाइफ। जो मिडिल क्लास लाइफ है, उनकी जो अस्तित्व है वो डिससैटिस्फैक्शनल है, अर्थात उसके अंदर जो है पूरी तरीके से वो लोग सुरक्षित नहीं है, और पूरी तरह वो संतुष्ट नहीं है। डिससैटिस्फाइड के माने होता है असंतुष्ट, तो वो असंतुष्ट है, अर्थात संतुष्ट नहीं है। द प्ले एक्सप्लोर्स, आगे क्या करता है, द प्ले एक्सप्लोर्स इमोशनल एलाइनेशन। वो जो है एलाइनेशन, ये जो इमोशनल एलाइनेशन, सबसे बड़ी बात यह है कि फैमिली में सब लोग तो मिलके रहते हैं, लेकिन वो लोग, उन लोगों के अंदर जो है इमोशनल जो एलाइनेशन है, भावनात्मक रूप से वो लोग एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। दूसरी बात क्या कहते हैं इसमें, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और एक दूसरे के बीचों में बातचीत नहीं होती है। एंड आइडेंटिटी क्राइसिस, और जो पहचान की एक क्राइसिस है, एक जो है कमी है विद इन फैमिली रिलेशनशिप, और फैमिली के बीच में एक दूसरे की पहचान भी नहीं है कि हु इज व्हाट। मतलब यहाँ पे ये है कि लोग एक दूसरे की भावनाओं से परिचित नहीं है। वरना आप ये ना समझ, सब लोग जानते हैं ये मेरा भाई है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरे रिश्तेदार है, लेकिन उनके अंदर जो है भावनात्मक रूप से कोई एक दूसरे को नहीं जानता है। Another major theme is gender conflict। इसमें दूसरी जो है जेंडर कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है। एज सावित्री स्ट्रगल्स अगेंस्ट, और उसी में जैसा कि सावित्री स्ट्रगल्स अगेंस्ट पैट्रियार्कल एक्सपेक्टेशन, और उसी में जो है सावित्री जो है पैट्रियार्कल जो है, अर्थात जो है पिता से संबंधित, अर्थात
पुरुष से संबंधित जो है चीज़ें होती हैं, उसी को एक्सपेक्टेशन से वो क्या है, अगेंस्ट पैट्रियार्कल एक्सपेक्टेशन, उसका जो पैट्रियार्कल एक्सपेक्टेशन है उसके अगेंस्ट में वो है कि भाई क्यों सारी चीज़ें उन्हीं लोगों के साथ होती हैं, क्यों वो लोग ऐसे ही करेंगे, क्यों वो हमें हैंडल करेंगे, इन सारी चीज़ों पर वो स्ट्रगल कर रही है, संघर्ष कर रही है। द प्ले ऑल्सो हाईलाइट्स, प्ले जो है एक और चीज को शो करता है, हाईलाइट करता है। क्या चीज हाईलाइट करता है? द फेल्योर ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज मैरिज, फैमिली एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इसमें जो है एक जो सबसे ज्यादा फ्लोर दिखा रहा है, हाईलाइट फ्लोर, सामाजिक इंस्टीट्यूशन जैसे शादी है, मैरिज है, और फैमिली है, परिवार है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, जिसमें जो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी नहीं है। ये सारी चीजों पर वो शो कर रहे हैं। एवरी कैरेक्टर इज इमोशनली इनकम्प्लीट, सारे कैरेक्टर जो है भावुकता के आधार पर वो इनकम्प्लीट है, सिंबलाइजिंग मॉडर्न मैन्स फ्रेगमेंटेड एग्जिस्टेंस। और ये सभी जो है ये लोग क्या है, ये खंडित हैं। सभी मॉडर्न मैन्स फ्रेगमेंटेड, जो आधुनिक लोग हैं वो फ्रेगमेंटेड हैं, खंडित हैं, और एग्जिस्टेंस जो उनका अस्तित्व है वो अस्तित्व में खंडित हैं। अर्थात वो लोग, उनका जो अस्तित्व है वो तितर बितर है, वो अपने अस्तित्व के बारे में पूरी तरह जानते ही नहीं है कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम किस सिस्टम पर हैं, हमारा क्या स्तर है। ये सारी चीजों से वो जो है परेशान है। आगे ये हम लोग समरी देखते हैं ऑफ आधे अधूरे, जो है ये समरी जो है आधे अधूरे प्रेजेंट द स्टोरी ऑफ ए मिडिल क्लास। ये जो है आधे अधूरे स्टोरी है, मिडिल क्लास फैमिली की एक स्टोरी है। स्ट्रगलिंग विद द इमोशनल एंड इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, जो संघर्ष कर रहे हैं भावुकता के आधार पर, इमोशन के आधार पर, और इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, सामाजिक जो है इकोनॉमिक अर्थात जो है उनकी जो इकोनॉमी जो है वो भी जो है स्टेबल नहीं, अर्थात स्थिर नहीं है। महेंद्र नाथ द फादर इज द अनएम्प्लॉयड एंड लैक कॉन्फिडेंस। एक महेंद्र नाथ जो, जैसे ये जो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी की बात आती है उसमें सबसे पहले एग्जांपल आता है कि उनके पास पैसे नहीं है, और पैसे की उनके पास जो है कोई स्थायित्व नहीं है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रूल है वो ये है महेंद्र नाथ का, जो उस घर का मालिक है और उसको जो फादर है, इज द अनएम्प्लॉयड एंड लैक्स ऑफ कॉन्फिडेंट। वो तो अनएम्प्लॉयड है ही, उसके पास कोई रोजगार नहीं है। दूसरी चीज जो है वो उसके अंदर लैक्स ऑफ कॉन्फिडेंस, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी है। देखिए जब कुछ पैसे होते हैं, पैसे लगा करके आदमी जब आगे बढ़ता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं भाई एक हमारा अस्थायित्व आ गया है, हम एक स्थिर जगह पे आ गए हैं, हमें खड़े होने की जगह मिल गई है। तो वही चीज होती है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। हिज वाइफ सावित्री इज डिससेटिस्फाइड, और उसकी पत्नी भी डिससेटिस्फाइड है, फ्रस्ट्रेटेड है, एंड कॉन्स्टेंटली सर्चिंग फॉर द इमोशनल सिक्योरिटी एंड सोशल रिस्पेक्ट। और वो क्या कर रही है? कॉन्स्टेंटली सर्चिंग, वो लगातार सर्च कर रही है फॉर इमोशनल सिक्योरिटी, वो अपनी इमोशनल सिक्योरिटी की तलाश में है, एंड सोशल रिस्पेक्ट, और सामाजिक जो है सम्मान की भी तलाश में है कि मुझे मेरे अनुसार समाज में सम्मान मिलना चाहिए, इसकी भी वो इच्छुक है। देयर चिल्ड्रेन बिन्नी, अशोक एंड टीकू आर ऑल्सो इमोशनली डिस्टर्ब। और जब माँ भी डिस्टर्ब है, पिता भी डिस्टर्ब है, तो बच्चों का तो डिस्टर्ब होना जरूरी है ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि बच्चे डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो बच्चे भी हैं, ये तीनों बच्चे जो है सारे इमोशनली डिस्टर्ब हैं। और बिन्नी सीक्स एस्केप थ्रू रिलेशनशिप, और बिन्नी जो है रिलेशनशिप से वो भागना चाहता है। अर्थात बिन्नी का ये है कि मैं वो जो है सीक्स एस्केप, वो भाग जाना चाहता है, तलाश होता है कि मैं इस रिलेशनशिप से मैं भाग निकल चलूं। और दूसरी बात आती है अशोक इज डायरेक्शनलेस, और अशोक को कोई डायरेक्शन नहीं मिलता है। अशोक जो है वो डायरेक्शनलेस है, उसका कोई जो है डायरेक्शन नहीं है कि उसे क्या करना है, किधर जाना है, कहाँ नहीं आना है। एंड टीकू इज डिटैच्ड, और जिससे अब टीकू का क्या होता है, वो भी अलग थलग है। तो ये तीनों बच्चे जो है अलग थलग हैं, सब लोगों का एक अलग सिस्टम है, सब लोग एक अलग रास्ते पे चल रहे हैं। ईच फैमिली मेंबर अटेम्प्ट्स टू फाइंड फुलफिलमेंट आउटसाइड द फैमिली बट फेल।
देखिए आउटसाइड द फैमिली, सभी फैमिली के जो मेंबर हैं, ये जो तीनों बच्चे हैं, जो उनकी माँ है, जो उनका फादर है, ये सभी लोग अपने फुलफिलमेंट के लिए फैमिली के बाहर जाना चाहते हैं। उन अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि जिनकी भी जो भी इच्छाएं हैं, किसी को मान सम्मान की इच्छा है, किसी को प्यार की इच्छा है, किसी को कुछ और चीज की इच्छा है, उन सारी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए वो फैमिली के बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन सारे के सारे फेल हो जाते हैं, सब कुछ फेल हो जाते हैं। सावित्री रिपीटेडली कंपेयर्स हर हस्बैंड टू अदर मैन। जो सावित्री है वो बार बार अपने पति को दूसरे लोगों से कंपेयर करती है, तुलना करती है, और सिंबलाइज हर डिजायर फॉर ए कंप्लीट मैन, जो सिंबल कर रहा है कि एक कंप्लीट मैन, एक कंप्लीट इंसान के फॉर्म में उसे दिखाई देता है। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आदमी कोई भी है, जैसे एक आदमी जब बाहर निकलता है तो वो बहुत संयमित भाषा की बात करता है। वो घर में अपने फैमिली, अपने बच्चों के साथ उसका क्या रवैया है वो बाहर नहीं दिखाई देगा। जब वो अंदर आएगा, जब अपने अंदर होगा, अपने घर में होगा, तो वो अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता है वो वहां करेगा। बाहर उसका व्यवहार नहीं दिखाई देता है। और बाहर जब वो आदमी आता है तो वो ये करता है कि मैं अपने बच्चों के साथ बहुत प्रेम करता हूं, अपने बच्चों को बहुत चाहता हूं, मैं अपनी पत्नी को बहुत चाहता हूं। लेकिन ये बात तो अंदर जाने के बाद में पता लगेगी। तो जब वो अंदर देखती है सावित्री, बाहर देखती है कि एक आदमी है जो अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता है, अपने बच्चों को बहुत प्रेम करता है। इनफैक्ट ऐसा है नहीं, सॉरी थोड़ा मैं अलग बोल गया, इनफैक्ट ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो लेकिन दिखाई तो देता है कि वो बहुत ही जिम्मेदार आदमी है। तो उसी बात को सावित्री बार बार उन्हें क्या करती है, टॉर्चर करती है उसके ऊपर, और वो चाहते कि उसे एक कंप्लीट मैन मिले। दैट इज नॉट पॉसिबल। कोई भी कंप्लीट नहीं है, किसी भी स्तर पे कोई कंप्लीट नहीं है। हर लोगों के अंदर कोई ना कोई कमी है, और वो अपनी कमी को जान जाएगा तो लगेगा वो अपनी कमियों से जूझने, इसलिए वो अपनी कमी पर भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है कि मेरी कमी क्या है, उसको भी जो नहीं हटाना चाहता। हालांकि बहुत सी कमियां ऐसी हैं जिसको आदमी हटा सकता है, अपनी कमियों को दूर कर सकता है, लेकिन वो अपनी कमियों पर कभी ध्यान ही नहीं देता। तो आगे देखिए, तो वो हमेशा उसको ये कहती है, हाउएवर एवरी अल्टरनेटिव सी एनकाउंटर्स प्रूव्स इक्वली हॉलो। और उसका क्या होता है, जो भी हो, एवरी अल्टरनेटिव्स, जो भी उसके अल्टरनेटिव्स आते हैं, उसके बदले आते हैं, सी एनकाउंटर्स, वो जो है ना उसको जो है जो एनकाउंटर्स करती है, अर्थात उसका उल्टा जवाब देती है। क्या कहती है उसमें, देखिए इसमें होता क्या है कि वो ये बताना चाहती है कि वो एक अलग तरीके का आदमी है, वो एक अलग तरीके की चीज है। प्रूव्स इक्वली हॉलो, और वो उसे हॉलो प्रस्तुत करती है, उसे खोखला प्रस्तुत करती है, उसे सिद्ध करना चाहती है कि तुम्हारे अंदर कोई चीज है नहीं। वो जब भी उससे उन कठिनाइयों को जब देखती है तो उन कठिनाइयों को देख करके उसके अंदर एक खोखलापन, एक जो है कमी महसूस होती है। यही चीज इसमें दिखाया जाता है। The play shows that the problem is not an individual but a broken social structure. इस जो प्ले ये करता है ना कि shows the problem is not an individual, ये एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, एक व्यक्तिगत प्रॉब्लम नहीं है, बट अ ब्रोकन सोशल स्ट्रक्चर, बल्कि ये एक समाज का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो टूटा हुआ है। सामाजिक जो स्ट्रक्चर है ना, सामाजिक जो ढांचा है ना, वो पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। ये इसमें इनको शो किया जा रहा है। द क्लाइमेक्स एम्फेसाइज इमोशनल स्टैग्नेशन, जो क्लाइमेक्स आता है इसमें एम्फेसाइज जोर देता है इमोशनल स्टैग्नेशन, एक जो है निष्क्रियता को शो करता है। जो स्टैग्नेशन के माने होता है निष्क्रियता, वो निष्क्रियता को शो करता है। और क्या कहता है, रादर देन रिवोल्यूशन,
ये जो कहता है कि क्लाइमेक्स एम्फेसाइज जोर देता है इमोशनल स्टैग्नेशन, वो जो है स्टैग्नेशन निष्क्रियता को देता है और रुकावट पैदा करता है देन रिल्यूशन, रिल्यूशन नहीं देता है, सॉरी रिसोल्यूशन, वर्ड ध्यान दीजिएगा, रिसोल्यूशन, वो रिसोल्यूशन नहीं देता है, अर्थात जो है वो उसका कोई हल नहीं देता है, बल्कि उसमें निष्क्रियता दिखाता है। जो भी चीजें आती हैं उसमें वो जो है निष्क्रिय रहते हैं, उसका कोई सलूशन नहीं देते हैं। ये चीज इसमें बताता है कि जो है किसी भी समस्या का निपटारा नहीं किया जाता है। मोहन राकेश डेलिब्रेटली अवॉइड्स क्लोजर, जो मोहन जो राकेश जो हैं वो डेलिब्रेट करते हैं, क्या करते हैं, अवॉइड्स क्लोजर, वो जो क्लोजर को समापन को अवॉइड करते हैं, किसको, जानबूझकर, डेलिब्रेटली अवॉइड्स क्लोजर, वो जानबूझकर को समापन को अवॉइड करते हैं। रीइंफोर्सिंग, और क्या करते हैं, रीइंफोर्सिंग द थीम ऑफ द इनकम्प्लीटनेस, और रीइंफोर्स करते हैं उसको, जब बढ़ाते हैं, किस चीज को बढ़ाते हैं, मजबूत करते हैं, किस चीज को, थीम ऑफ द इनकम्प्लीटनेस, अपूर्णता की थीम को ही वो क्या करते हैं, मजबूत करते हैं कि आदमी कोई भी चीज पूर्ण नहीं है, उसी अपूर्णता को वो इसमें शो करते हैं। आधे अधूरे इज अ पावरफुल क्रिटिक ऑफ मॉडर्न अर्बन लाइफ, ये आधे अधूरे जो है ये क्रिटिसाइज करता है मॉडर्न अर्बन लाइफ को, जो है ये शो करता है पोर्ट्रेइंग ह्यूमन रिलेशनशिप एज अ फ्रेजिल एंड अनफुलफिल्ड, और इसको जो है किस तरीके से ह्यूमन रिलेशनशिप को शो करते हैं एज अ फ्रेजिल, फ्रेजिल माने टूटने फूटने वाली या नाजुक चीजों के लिए, एंड अनफुलफिल्ड अपूर्णता को वो शो करते हैं कि कोई भी आदमी के जीवन की जो डिजायर होती है वो फुलफिल नहीं होती, वो इसमें शो किया जाता है। इसका हिंदी भी आप देख लीजिए आराम से, थोड़ा सा मैंने इसको शार्ट में हिंदी दिया है क्योंकि सारे जो शब्दों को मैंने इसमें बहुत शार्ट तरीके से दिया था, और इसको आप रोक करके देख सकते हैं। अब आते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर पे बात आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द सावित्री इन मोहन राकेश, आधे अधूरे मोहन के राकेश सावित्री का जो है कैरेक्टराइजेशन इसमें प्रस्तुत करना है। ये है इस जो मैंने आपको बताया था कि आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो एक एक क्वेश्चन देखिए, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर के या जिस तरीके से भी आप इसको पढ़ना चाहें उसको पढ़ लीजिए। अच्छा यही होगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं वहां पे रोक दे रहा हूं, और इसमें मैंने थोड़ा सा हिंदी भी शामिल कर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बेसिकली ये जो प्ले जो था वो हिंदी में लिखा गया था, इसलिए इसकी मैंने हिंदी भी कहीं कहीं डाल दिया है, इसके आंसर की भी हिंदी डाल दिया है। क्वेश्चन दूसरा आता है डिस्कस द थीम ऑफ द फैमिली डिसइंटीग्रेशन इन मोहन राकेश, आधे अधूरे, जो मैंने ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 दिया था उसमें यह है कि थीम ऑफ द फैमिली डिसइंटीग्रेशन के बारे में बात करना है मोहन राकेश के। एक एक थोड़ा थोड़ा करके इसकी स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि आपको पढ़ने में समस्या न हो। इसको भी मैंने हिंदी में थोड़ा सा दे दिया है, आप देख लीजिएगा, हिंदी भी इसकी है, इसको भी हिंदी भी आप चाहे तो रोक करके पढ़ सकते हैं। जो इसमें तीसरा क्वेश्चन आता है एग्जामिन द रोल ऑफ द चिल्ड्रन इन आधे अधूरे एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द नरेशन, बच्चों के जो है बच्चों के भी रूल को इसमें आपको करना है, एग्जामिन करना है, और उनके इम्पैक्ट, उनका प्रभाव क्या है ऑन द नरेटिव, नरेटिव पर उनका क्या प्रभाव है, ये क्वेश्चन है, इसको भी आपको लिखना है। इसको भी आप आराम से देखते रहिए, स्क्रीनशॉट लेकर के देखिए। फिर उसके बाद देखिए इसका हिंदी है, हिंदी को भी देख सकते हैं आप स्क्रीनशॉट लेकर के, चाहे जैसे भी हो, वीडियो रो करके भी देख सकते हैं। बेसिक यही होगा कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि वीडियो रोक के देखेंगे तो समस्या होगी, आपके MB खर्च होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आता है एनालाइज द कैरेक्टर्स ऑफ द सावित्री इन मोहन राकेश, आधे अधूरे, मोहन राकेश के आधे अधूरे को आप देखिए। इसमें कैरेक्टरिस्टिक है सावित्री का, इसकी भी हिंदी मैंने दे दिया है, आराम से हिंदी भी आप देख सकते हैं कि
किस तरीके की चीज़ है, अगर आप हिंदी पढ़ लेंगे तो ये आपको बहुत आराम से आप इसको हल कर लेंगे, इसका जो सारा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा हिंदी भी के माध्यम से भी। आइए पांचवें क्वेश्चन के बारे में जानते हैं कि पांचवा क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल आधे अधूरे हाफ ए हाउस इन रिलेशन टू द ड्रामा। आधे अधूरे रिलेशन के बारे में जो ड्रामा का सिग्निफिकेंस है, टाइटल का जो सिग्निफिकेंस है, उस पर आपको वर्णन करना है। इसका भी हिंदी आपको मिल जाएगा, आप हिंदी इसकी भी देख लीजिए और आराम से इसकी भी हिंदी देखिए एक एक पैराग्राफ करके। तो दोस्तों ये जो था आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और आपके एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक था, और इस पे सारे क्वेश्चन को भी मैंने दे दिया है। आप वीडियो को देखिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के वीडियो के लिए मिलते रहेंगे। थैंक यू।